वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सानिया साहिवाल की। अहम किरदार बेनकाब हो गया है। निहत्ते खानदान पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था? एहलकारों ने किसके कहने पर अंधाधुंध फायरिंग की थी? सानिया साहिवाल से मुतल्लिक अहम तरीन सवाल का जवाब मिल गया है। गोली मारने का हुक्म एसएसपी जवाद कमर ने दिया था। जराये का ऐसा बताना है, जबकि जराये के मुताबिक एसएसपी जवाद कमर वाकई के 45 मिनट बाद जाए वगुआ पर पहुंचे। एसएसपी जवाद कमर जाए वगुआ पर पहुंचने के बाद कार से सामान निकालते रहे, जबकि जवाद कमर की गाड़ी से सामान निकालने की मोबाइल फुटेज से भी तस्दीक हो गई है। जवाद कमर के अहकामात पर ही लाशों को पुलिस की गाड़ी में रखते देखा जा सकता है। जवाद कमर ने लाशों को अस्पताल की बजाय पुलिस लाइन्स भिजवाने का हुक्म दिया था। जी हां, अब सब कुछ बेनकाब होगा। 6 घंटे बाद पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। हुकूमत ने एसएसपी सीटीडी की शमूलियत का मामला ही गोल कर डाला, जबकि पुलिस अफसरान पेटी भाई को बचाने के लिए भी मुतहरिक हो गए। सानिया साहिवाल का अहम किरदार बेनकाब हो गया है। निहत्ते खानदान पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था, सामने आ गया है। एहलकारों ने किसके कहने पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, यह भी सामने आ गया है। सानिया साहिवाल से मुतालिक अहम तरीन सवाल का जवाब मिल गया है। गोली मारने का हुक्म एसएसपी जवाद कमर ने दिया था। जरा कैसा बताना है। एसएसपी जवाद कमर वाकई के 45 मिनट बाद जाए वकवा पर पहुंचे। एसएसपी जवाद कमर जाए वकवा पर पहुंचने के बाद कार से सामान निकालते रहे। जवाद कमर की गाड़ी से सामान निकालने की मोबाइल फुटेज से भी तस्दीक हो गई है। जवाद कमर के अहकामात पर ही लाशों को पुलिस की गाड़ी में रखते देखा गया है। इसी पर बात करेंगे। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। इरफान मलिक बताएगा, एक के बाद एक इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब जवाद कमर भी बेनकाब हो चुके हैं, क्या कार्रवाई हुई है इस अमल पर? आपको बताएं कि ये जो एक अफसोसनाक वाकया था, इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से और पुलिस के आला अफसरान की जानिब से इसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये पर्दे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो चुके हैं। इसमें आपको बताएं कि अब तक की तहकीकात के अंदर ये चीज़ सामने आई कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कारपोलर्स थे, उनको ज़िशान को देखते ही गोली मारने के अहकामात एसएसपी जवाद कमर की जानिब से दिए गए थे। और जवाद कमर, क्योंकि जब उनको ये इत्तलात मिली, वो चुंग ट्रेनिंग सेंटर में अपने जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वहाँ पे मौजूद थे। और जब उनको इत्तला मिली कि गाड़ी मोलनवाल से ज़िशान की गाड़ी जो है वो क्रॉस कर चुकी है, तो वो उसके बाद अपने जो पुलिस एहलकार, जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उस फोर्स के साथ वो मौके पे पहुंचे। और उन्होंने इस हवाले से जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो पुलिस एहलकार ज़िशान की गाड़ी को चेज़ कर रहे थे, उनको ये अहकामात दिए थे कि ज़िशान को देखते ही गोली मार दी जाए, क्योंकि ज़िशान एक बहुत बड़ा उनकी नज़र में दहशतगर्द था। उसके पास सुसाइड जैकेट थी, उसके पास हैंड ग्रेनेड था। ये तासुर दिया गया था कारपोलर्स को, और इसी वजह से कारपोलर्स ने जब ज़िशान की गाड़ी को देखा तो उन्होंने देखते ही उसके ऊपर जो फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से खलील और उसकी जो फैमिली थी, जिसमें उसकी अहलिया, उसकी बेटी और बाकी बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। जबकि बाकी ये 3 लोग, खलील की जो बेगम और खलील की बेटी जो थी, वो मौके पे दम तोड़ गए थे। इस हवाले से आपको बताएं कि जब एसएसपी जवाद कमर को इस बारे में मालूम हुआ कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की टीम उसका ताकुब कर रही है और उसको साहिवाल के करीब जाके इंटरसेप्ट कर दिया जा चुका है, तो जो एसएसपी जवाद कमर हैं वो भी मौके पे 45 मिनट के बाद पहुंचे। और जो मोबाइल फुटेज है उसके अंदर इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जवाद कमर आरओ साहिवाल के साथ वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और उन्होंने अपनी निगरानी में लाशों को गाड़ी से निकलवाया। इसका मतलब कि 45 मिनट तक कारपोलर्स ने वहाँ पे जब फायरिंग की थी, तो उसके बाद 45 मिनट तक लाशों को वहीं पे छोड़ दिया गया था। और जब कारपोलर्स की जो वहाँ से चले गए, तो उसके बाद जवाद कमर 45 मिनट बाद वहाँ पे पहुँचते हैं और उन्होंने लाशें अपनी मौजूदगी में गाड़ी में डलवा के उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय उसको पुलिस लाइन में रखा, जहाँ पे 6 घंटे तक जो लाशों की तस्लील की जाती रही और वहाँ पे लाशें पुलिस लाइन में रखी गई। उनको हॉस्पिटल नहीं मुंतकिल किया गया जहाँ पे उनका जो कार्रवाई शुरू की जा सकती। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो सामान जो है वो भी कब्जे में लिया गया, वो भी तमाम का तमाम सामान जो है एसएसपी जवाद कमर जो मौके पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी गाड़ी में शिफ्ट करवाया और लाशें भी उन्हीं की गाड़ी में शिफ्ट की गई थी। तो इस हवाले से अब ये बात जो है वो सामने आ चुकी है कि जो ज़िशान को देखते ही गोली मारने के अहकामात जवाद कमर की जानिब से दिए गए थे और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की ये कोशिश ही नहीं थी कि ज़िशान को
जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो दहशतगर्द था, बहुत बड़ा दहशतगर्द था, उसको जिंदा गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात की जाए या उससे बाकी चीजें जो हैं एविडेंस कलेक्ट की जाए। जी ठीक है। इरफान मलिक मजीद बताएगा कि पुलिस रिफॉर्म्स की बातें और दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इस इंकशाफ के बाद वो भी बेनकाब हो गए। लेकिन पुलिस इंतजामिया क्या मुतहरिक हुई है या सिर्फ अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए ही मुतहरिक होगी? जी बिल्कुल, अब तक की जो वक्ती कार्रवाई देखी जाए तो उसमें सिर्फ कारपोलर्स के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है और पहले उन पे नामलूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और अब कुछ जो नाम सामने आए हैं उनको भी हिरासत में लिया गया। लेकिन एसएसपी जवाद कमर समेत दीगर जो सीनियर पुलिस अफसरान थे उनको ओहदे से हटाया गया है और उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई। जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी उसकी जानिब से भी जो मौके पे कारपोलर्स थे उनसे बयानात लिए जा रहे हैं, यानी शाहिदीन से बयानात लिए जा रहे हैं। लेकिन जो असल जो मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उनकी तरफ अभी तक ना तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की नज़र है और ना ही किसी अफसरान की जानिब से या हुकूमती अहदेदार की जानिब से उस असल मुहर्रिक को पकड़ने की या उनको शामिल तफ्तीश करने की कोशिश नहीं की गई। सिर्फ उनको ओहदे से हटाया गया है और पुलिस अफसरान जो हैं वो भी एसएसपी जवाद कमर को बचाने के लिए जो मुतहर्रिक हो चुके हैं और उनकी जानिब से भी इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि जवाद कमर का नाम जो है वो ना आया जाए, क्योंकि हमने साबका जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें भी देखी, साबका पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी भी देखी, तो उसमें जो कांस्टेबल रैंक के या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के जो पुलिस अफसरान हैं हमेशा उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। बाकी जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं वो हमेशा की तरह जो है वो बचते जा रहे हैं और इस वाक़े के अंदर भी अब तक तो जो ये लग रहा है कि जवाद कमर को बचा लिया जाएगा, क्योंकि उनके जो पेटी भाई हैं वो भी मुतहर्रिक हो चुके हैं और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से भी उनको सिर्फ ओहदे से हटाया गया है, उनको ना तो शामिल तफ्तीश किया गया है और ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। जी इरफान, ऐसा कौन सा इनके पीछे हाथ है जिनको बचा लिया जाएगा? अब तो सामने आ गया है ना कि हुक्म किसने दिया फायरिंग करने का, हलाक करने का, तो एफआईआर में क्या इनका नाम शामिल किया जाएगा? वक्त होगा कि इनका एफआईआर में नाम जो है वो शामिल होगा कि नहीं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले की जो एग्जांपल दी कि पहले जब पुलिस अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां जब होती हैं तो उसमें सिर्फ जो है वो इंस्पेक्टर, कांस्टेबल या जो एएसआईज होते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो तो फौरी तौर पे अमल में लाई जाती है, जैसा कि इस वाक़े के अंदर भी हुआ कि उन कारपोलर्स को फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने जो ज़िशान के ऊपर गोलियां चलाई और उसी की वजह से खलील और उसकी फैमिली जो है वो भी मौत की वादी में चली गई। लेकिन किसी पुलिस अफसर को जो है वो अब तक ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही जो एफआईआर के अंदर उनका जिक्र है। अभी भी उनको सिर्फ ओहदे से हटाने के ऊपर इत्तेफाक किया गया है और उनके खिलाफ ना तो इंक्वायरी शुरू हुई और ना ही जो है वो कोई कार्रवाई हुई। अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब सख्त डायरेक्शन थी कि जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक वक्ती तौर पे जो देखा जा रहा है उसमें सिर्फ कांस्टेबल रैंक के जो कारपोलर्स थे उनको हिरासत में लिया गया है, जो कहा जा रहा है कि उनको हिफाजती तहवील में लिया गया है। अभी तक जो है ना तो उनको दहशतगर्दी कोर्ट में पेश किया गया और ना ही उनके खिलाफ कोई अभी तक ठोस इकदाम हमें नज़र आ रहे हैं। तो जहाँ तक बात है सीनियर ऑफिसर्स की, तो उनके ऊपर तो अभी जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अहकाम हैं, तो अब ये आइंदा वक्त में देखा जाएगा कि उसके ऊपर क्या इकदाम उठाए जाते हैं। क्या जो एसएसपी हैं जिन्होंने गोली मारने के अहकाम दिए या जिन अफसरान ने उनकी पुष्ट पनाही की या जो फैक्ट्स थे उनको तोड़ मरोड़ के हुकूमत के सामने पेश किया गया, उनके खिलाफ किस तरह इकदाम किए जाएंगे। जी इरफान, मअतल तो कर दिया गया है, क्या मअतल करने से मामला ठंडा पड़ जाएगा और क्या यह है इंसाफ? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है वो साबका हुकूमत के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हमें देखने में नज़र आते थे कि मासूम निहत्ते लोगों को पुलिस की तरफ से या जो आला शख्सियात होती थी उनकी तरफ से जो तशद्दुद करके मार दिया जाता था या गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता था। तो उसमें भी सिर्फ जो है छोटे रैंक के जो पुलिस अफसरान थे उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई होती थी, सीनियर अफसरान जो थे वो हमेशा की तरह बच जाते थे। तो अब नए पाकिस्तान में, नई हुकूमत में भी अगर इस तरह की रवायात जो हैं वो जन्म ले रही हैं तो इससे जो अवाम के अंदर गमो गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि हलील और ज़िशान दोनों की फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने 2 रोज़ पहले भी फिरोजपुर रोड के ऊपर एहतजाज किया और आज वो जो इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर वो यहाँ से उनको मिलने के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो अभी तक जो है
वो इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पुलिस के सीनियर अफसरान, जिनकी वजह से ये तमाम वाक़या जो रूनमा हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसके बारे में अभी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से सख्त डायरेक्शंस हैं कि जो लोग भी इसके अंदर मुलविस पाए गए उनके खिलाफ जो है वो कड़ा इंसाफ किया जाए। तो अब आइंदा लम्हों के अंदर, आइंदा वक्त के अंदर ये देखा जाएगा कि आया ये सिर्फ दावे हैं, ये सिर्फ वादे हैं, या इसके ऊपर कोई हकीकी जो अमली जामा भी इसको पहनाया जाता है और उन असल अफसरान को भी टारगेट किया जाता है, जिनकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या आया और पेश आया और 3 जो मासूम जानें थी वो जान से गई। जी इरफान, जैसे देखिए देखा गया है कि राउंड भी इस तरह के जाली मुकाबलों में मुलविस पाए गए हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कार्रवाई उनके खिलाफ भी नहीं की गई। इन दी एंड वो मुअत्तल हो गए। तो क्या आप भी यही देख रहे हैं कि इसके इस तरह की चीजें जो हैं इस जगह भी होंगी? उम्मीद का दामन जो है वो कभी हाथ से नहीं हम छोड़ सकते। तो इसी हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने जो पाकिस्तान के अंदर जिसके बारे में कहा जाता था कि पुरानी हुकूमत की तरफ से जो पुलिस गर्दी का निशाना बनाया जाता है, पुलिस स्टेट बना दी जाती है, पंजाब के बारे में हमेशा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था कि पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया गया है। और उसकी वजह ये थी कि पुलिस के जो आला अफसरान थे वो सियासी मकासद के तौर पे इस्तेमाल होते थे और उनके सियासी जो लोग होते थे उनके मकासद पूरे करने के लिए वो इस तरह की जो हरकत व सकनात करते थे जिससे सादा लोग शहरी जो है वो मुतासिर होते थे और उनको इंसाफ नहीं मिलता था। लेकिन अब जो नई हुकूमत है, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी ये अहकाम दिए गए हैं कि जो लोग इसके अंदर मुलविस पाए जाएँ उनके खिलाफ कड़ा इंसाफ किया जाए। तो उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन अभी तक ज़राइक ने ये जो बताया है कि अभी तक उनके खिलाफ ना तो उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की गई और उनको सिर्फ ओहदे से हटाना जो है हटाया गया है। और जैसे कि पंजाब के तमाम ऑपरेशनल हेड, एडिशनल IG राय ताहर जो है उनको ओहदे से हटाया गया, इसी तरह जवाद कमर को भी ओहदे से हटा दिया गया। तो सिर्फ ओहदे से हटाना जो है वो इंसाफ नहीं है, क्योंकि ये लोग ओहदे से हट के भी इनको तमाम जो सैलरीज है वो उसी तरह मिल रही होती है। सिर्फ मराद के अंदर जो है वो चंद हज़ार रुपए की कमी आती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये अगर इनको इंसाफ इस फैमिली को हुकूमत देना चाहती है तो इन पुलिस अफसरान जिन्होंने गोली के ऑर्डर दिए उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा इंसाफ होगा। तो फिर ही कहा जाएगा कि नए पाकिस्तान में नई रवायात जो है जन्म ले रही हैं और शहरियों को वाकई इंसाफ मिल रहा है। और उन पुलिस अफसरान जो बाअसर होते हैं, जो कमांड कर रहे होते हैं, उनको भी ख्याल करना चाहिए कि ऐसे अफसरान की जो पुष्ट पनाही की बजाय इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं और जिसका जितना जुर्म है उस हवाले से उसको सजा दी जाए। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। सानिया साहिवाल का अहम किरदार बेनकाब हो गया है। हत्या खानदान पर गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था ये सामने आ गया है। एहलकारों ने किसके कहने पर अंधाधुंध फायरिंग की ये बेनकाब हो गया है। सानिया साहिवाल से मुतालिक अहम तरीन सवाल का जवाब मिल गया है। गोली मारने का हुक्म SSP जवाद कमर ने दिया था। बड़ा किरदार है जो कि बेनकाब हो चुका है। दूसरी जानिब इसी सानहे में JIT की जानिब से भी अहम फैसला सामने आया है। ऑपरेशन में इस्तेमाल पुलिस की गाड़ी असलहा खौल को फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा। पुलिस की गाड़ी पर लगने वाले फायर के लिए कौन सा असलहा इस्तेमाल हुआ इसका भी तयन होगा। ऑपरेशन के दौरान कितने फासले से गोलियां मारी गई, एहलकारों के पास असलहे से कितने फायर हुए, फोरेंसिक ऑडिट किया जाएगा। JIT ने 13 ऐनी शाहिदीन 7 CTD एहलकारों के बयानात कलमबंद कर लिए हैं। सानिया साहिवाल में JIT का अहम फैसला सामने आया है। ऑपरेशन में इस्तेमाल पुलिस की गाड़ी असलहा खोल को फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा, जबकि पुलिस की गाड़ी पर लगने वाले फायर के लिए कौन सा असलहा इस्तेमाल हुआ तयन किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान कितने फासले से गोलियां मारी गई हैं यह भी तय किया जाएगा। एहलकारों के पास असलहे से कितने फायर हुए फोरेंसिक क्या जाया जाएगा, जबकि JIT ने 13 ऐनी शाहिदीन 7 CTD एहलकारों के बयानात कलम बंद कर लिए हैं। सानिया साहिवाल में JIT का अहम फैसला सामने आ गया है। इसी पर बात करेंगे अली साही से। अली साही बताएगा, फैसला तो सामने आ गया, अमल दरामद किस हद तक हो रहा है? जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल के बाद हुकूमत की जानिब से JIT तश्कील दी गई और जिसके सरबराह थे एडिशनल IG सैयद एजाज हुसैन शाह, जिन्होंने 72 घंटे के अंदर अंदर इब्तदाई रिपोर्ट पेश की और उसके बाद
30 रोज़ का टाइम मांग लिया कि असल हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए हर चीज़ को बारीकी से देखा जाएगा। तो इसी हवाले से अगर बात की जाए इतवार के रोज़ से लेकर अब तक JIT की जानिब से 7 जो CTD के एहलकार हैं उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। 13 जो इसमें ऐनी शाहिदीन थे उनसे पूछगिछ की गई है और उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए वो वहाँ के क्राइम सीन की, तो वहाँ पर आज जो था मुद्दइयों को बुलाया गया था कि वो आके क्राइम सीन पर तमाम चीज़ों की डिटेल और तफसीलात बताएं, लेकिन हो सकता है कि आज जो मुद्दई हैं वो इस्लामाबाद चले गए हैं तो वो साहिवाल ना पहुँच सकें। इसमें जो सबसे अहम बात है, JIT की जानब से ये फैसला किया गया है कि जो गाड़ी पुलिस की इस्तेमाल हुई है उसका भी फोरेंसिक करवाया जाए, चूँकि उस पर गाड़ी के बोनेट पे और गाड़ी की बैक साइड पर गोलियां लगी हुई हैं। उसमें इस बात का तयन किया जाएगा कि इसको गोलियां कितने फासले से मारी गई हैं, किसने गोलियां इस पर फायर की हैं, और इसके साथ साथ जितना भी असला पुलिस एहलकारों की जानब से इस्तेमाल किया गया था वो तमाम का तमाम फोरेंसिक के लिए भिजवाया जाएगा। और जो वहाँ से खौल मिले थे असले के वो भी फोरेंसिक के लिए लैब में भिजवाए जाएंगे। तो अभी तक जो है वो JIT का कहना है कि वो हर चीज़ को बारीकी से देख रही है, जो भी चीज़ मिल रही है उसको फोरेंसिक के लिए लैब भिजवाया जा रहा है ताकि असल हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें कि क्या मुहर्रिकात थे, क्यों पुलिस एहलकारों ने फायरिंग की LEA 126683 पर। ठीक है, फोरेंसिक करवाया जाएगा, ये फैसला किया गया है। अली साहिब बकरिया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, नवाज शरीफ के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त है जो कि मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज फयाजुल हसन ने शहरी फैसल की दरख्वास्त पर समाअत की है। जी हां, आपको बता रहे हैं नवाज शरीफ में कर्जा उतारो मुल्क संवारो स्कीम का आगाज किया था। नवाज शरीफ ने मौके इख्तियार किया गया है दरख्वास्त गुजार की जानिब से, जबकि बहैसियत पाकिस्तान इस स्कीम के लिए 1 लाख रुपए जमा करवाए। नवाज शरीफ उनके अहल खाना ने शहरियों के पैसों को जाती तौर पर इस्तेमाल किया है। ये दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौके इख्तियार किया गया था, जबकि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। एडिशनल सेशन जज फयाजुल हसन ने शहरी फैसल की दरख्वास्त पर समाअत की है। आपको बता रहे हैं कि दरख्वास्त गुजार ने मौके में इख्तियार किया कि बहैसियत पाकिस्तान स्कीम के लिए 1 लाख रुपए जमा करवाए। नवाज शरीफ उनके अहल खाना ने शहरियों के पैसों को जाती तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब इमरान खान की नाअहली के लिए हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने लॉयर्स फाउंडेशन की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत इमरान खान न्याजी को फरीक बनाया गया है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के लिए लोगों को उकसाया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि ये भी कहना है दरख्वास्त गुजार का कि इमरान खान ने मुल्की सालमियत के खिलाफ इक़दाम किए हैं। इमरान खान ने मुल्की सियासी निज़ाम को तबाह करने की कोशिश भी की है। इमरान खान की नाअहली के लिए हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। थाना मजंग पुलिस का अनोखा कारनामा, शहरी पर जाली मनशियात केस डाल दिया गया। केस साबित न होने पर अदालत ने शहरी को बरी कर दिया। थाना मजंग पुलिस ने शनाख्ती कार्ड न होने पर हिरासत में लिया। शहरी की जानिब से ये कहा गया है पुलिस ने 1350 ग्राम चर्च का मुकदमा दर्ज कर दिया। शहरी का यह भी कहना है, जबकि एडिशनल सेशन जज रफाकत अली कमर ने शहरी को बरी कर दिया है। आपको बता रहे हैं थाना मजंग पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आ गया है। शहरी पर जाली मंशियात केस डाल दिया। केस साबित ना होने पर अदालत ने शहरी को बरी कर दिया। आपको बता रहे हैं थाना मजंग पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। शहरी पर जाली मंशियात केस डाल दिया। केस साबित ना होने पर अदालत ने शहरी को बरी कर दिया है, जबकि थाना मजंग पुलिस ने शनाख्ती कार्ड ना होने पर हिरासत में लिया। कितने दिन बाद बरी हो गए सर? 9 महीने 3 दिन। 9 महीने 3 महीने जेल में रहे हैं। अच्छा। आगे बढ़े, आपको बताएं जेर जमीन पानी बचाने के लिए वासा के 3 कवानीन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। बॉटलिंग प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट की हामिल कंपनियों पर भारी इकोफर चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। 1 माह बाद सर्विस स्टेशन को रिसाइकलिंग प्लांट न लगाने पर रेट का 50% जुर्माना भी आयद किया गया है। इसी पर बात करेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, क्या तफसीलात हैं?
जी, वासा ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी के फैसलों के बाद अब गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 3 अहम कवानीन जो पानी बचाने के लिए, ज़ेर ज़मीन एक्वाफर को बचाने के लिए और गैर कानूनी तौर पे जो एक्वाफर को निकाल रहे थे उन पे इम्पोज़ किए जाएंगे। सबसे पहली कैटेगरी में वो तमाम बॉटलिंग प्लांट और ऐसे तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट जो मिनरल वाटर या क्लीन वाटर निकाल के कमर्शियल तौर पे बेचते हैं, उन पे भारी जो रेट है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। पहले 1 लाख रुपए फ्यू क्यूसिक रेट मुकर्रर था और अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब नोटिस लिया तो उसके बाद ये तमाम तर टैरिफ को रिवाइज़ किया गया। अब 4 करोड़ रुपए फ़ी क्यूसिक जैसी भारी जो रकम है उन पे आयद कर दी गई है। आइंदा उनको पानी निकालने के लिए ये रेट्स जो है उनका सामना करना पड़ेगा और वासा उनसे चार्ज करेगा। और इस हिसाब से अगर फ़ी लीटर की बात की जाए तो 1 रुपये फ़ी लीटर जो है वो उनको कॉस्ट आएगी, इससे कबल ये सिर्फ 22 पैसे जो है वो फ़ी लीटर जो है वो कॉस्ट इनको आती थी। अब ये टैरिफ बढ़ने से खातिर खा जो है रेवेन्यू में जनरेशन भी होगी और पानी बचाने के लिए भी एक अमली इकदाम देखा जाएगा। इसके साथ साथ जो फैसला किया गया है उसमें सर्विस स्टेशंस जो पानी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे थे, गाड़ियां धोते थे और पानी का बेतहाशा जो है वो ज़िया भी होता था, उन पे भी कानून लागू कर दिया गया। उनके टैरिफ रिवाइज़ करने के बाद अब उन पे रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो मस्ट किया गया। रिसाइकलिंग प्लांट जो नहीं लगाए गए 1 महीने के अंदर, उस पर रेट का 50% जो है वो टैरिफ का जो जुर्माना है वो आयद किया जाएगा और आइंदा 3 माह बाद भी ना लगाने के बाद वो 50% बढ़ता जाएगा और उससे ये मुसलसल एक जो जुर्माना है वो कैलकुलेशन की तरफ चला जाएगा। इसके साथ जो तीसरी कैटेगरी है उसमें ऐसे एक्वाफर से पानी निकालने वाले प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट वो तमाम अथॉरिटीज़ या प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं जिसमें प्राइवेट सोसाइटियां भी आती हैं या दीगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आते हैं, उनके अंदर भी ट्यूबवेल से पानी निकालने के लिए या ज़ेर ज़मीन कहीं भी पूरे लाहौर डिवीज़न में, जिसमें लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना है, उसके अंदर इनको अब सर्विस के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सर्विस के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है दुर्र नायाब, बहुत तफसीलात से आकर करने के लिए। और अभी आपको बताएं कि मेट्रो बस ऑरेंज लाइन के 27 किलोमीटर रूट पर कमर्शियल तामीराती पॉलिसी में तरामीम रूट पर कमर्शियल इमारतों की सैकड़ों दरख्वास्तें इल्तवा का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। जी हाँ, बड़ा इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, मेट्रो बस जो कि 27 किलोमीटर का रूट है और ऑरेंज लाइन ट्रेन का 27.1 किलोमीटर का रूट है, लेकिन दोनों रूट्स पर कमर्शियल तामीरात के हवाले से जो मंबा था उसको हल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि कमर्शियल तामीरात से मुतल्लिक सैकड़ों बिल्डिंग प्लान की जो दरख्वास्तें थी वो गुज़िश्ता 2 साल से पेंडिंग चली आ रही थी, इल्तवा का शिकार थी। ताहम इस हवाले से HLDC यानी हाई लेवल डिज़ाइन कमेटी की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, चूँकि ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हैं और वहाँ पर तरमीमी बाईलाज का फ़ैसला किया गया है और ये सेक्रेटरी बल्दियात को तरमीमी बाईलाज की तैयार करके अरसाल कर दिए गए हैं। आपको ये बताएँ कि DC लाहौर सालिया सईद की जानिब से चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन महमूद मसूद तमन्ना को ये अहकामात जारी किए गए कि इन दरख्वास्तों को निपटाने के हवाले से फौरी तौर पर तरमीमी बाईलाज तैयार किए जाएँ, जो कि सेक्रेटरी बल्दियात को अब अरसाल भी कर दिए गए हैं। आपको ये बताएँ कि कमर्शियल तामीरात के हवाले से दोनों जो मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर जो अराज़ी एक्वायर की गई, उस अराज़ी के एक्वायर करने के बाद चूँकि तरमीम की ज़रूरत थी, ताहम इस हवाले से वाज़ा कर दिया गया है कि जो अराज़ी एक्वायर की जा चुकी है और उसका मुआवजा मालकान ले चुके हैं तो उनको जो है वो मुआवजा वापस करना होगा अगर खाली जगह वो इस्तेमाल करना चाहें तो। बसूरत दीगर वो सरकार की राज़ी होगी और वहाँ पर कोई जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो नहीं हो पाएगी। दोनों कॉरिडोर्स में आपको ये बताएँ कि जो गज्जू मता से कलमा चौक तक का एरिया है वहाँ पर 30 फुट का सेट बैक एरिया जो है वो खाली छोड़ना लाजमी है, जबकि कलमा चौक से फिरोजपुर रोड यानी लिटन रोड तक 20 फुट है। इसी तरह से लिटन रोड पर 20 फुट और लोअर माल पर भी 20 फुट का एरिया जो है वो छोड़ना लाजिम है। ताहम इस सवाल। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। हिरा, आपको पता है तजावुजात की मद में उठाया गया सामान
कहाँ छुपाया जाता है? जी बिल्कुल बासित, सिटी 42 ने तलाश कर लिया है इसका जवाब। इसी पर बात करेंगे ताहिर जमील खान से। जी ताहिर, बताइएगा। इस वक्त हम रसूल इस्लाम पार्क शादरा में मौजूद हैं और आज यहाँ पर रावी जोन का जो अमला है वो यहाँ पर शादरा में उन्होंने कार्रवाई की और जो सामान है जो इंक्रोचमेंट की मद में उठाया गया है वो यहाँ पर जो शादरा है यहाँ पे जो पुराना कसाब खाना था, बुचर खाना था, स्लाटर हाउस, वहाँ पे उतारा जा रहा है। ये रावी जोन से के इंतजामिया से पूछें कि यहाँ क्यों उतारे हैं, क्योंकि रावी जोन का जो स्टोर रूम है वो लारी अड्डा के पास है और यहाँ पे जो सामान उतार रहे हैं और काफ़ी कई दिनों से ये मामला चल रहा है। इनसे पूछते हैं क्या है। अच्छा शकूर साहब बताएं, सामान यहाँ पे क्यों उतार रहे हैं आप? आपका स्टोर रूम तो लारी अड्डा में है, रावी जोन के दफ्तर के साथ। सारी जो भी स्टोर ही है ना हमारा, जिसके करीब पड़ता है इधर से सामान उतार देते हैं, ये बात है। नहीं, स्टोर तो सिर्फ MCL की जानिब से और लॉर्ड मेयर की जानिब से हर जोन को एक स्टोर की इजाज़त है, तो दूसरा स्टोर आपने बगैर इजाज़त क्यों बनाया हुआ है? और स्टोर कीपर भी एक होता है। सर दो होते हैं स्टोर पर, उधर भी स्टोर पर, इधर स्टोर पर, दो पास स्टोर पर है। नहीं, दो नहीं होते, स्टोर एक होता है, स्टोर कीपर भी एक होता है। यहाँ का स्टोर कीपर कौन है? मकसूद भाट साहब। मकसूद भाट साहब, उनका होता तो जूनियर क्लर्क है। मुझे नहीं लगता है ना, स्टोर कीपर लग जाता है। नहीं, स्टोर कीपर तो अलग है, एक स्टोर कीपर एक स्टोर होता है, एक स्टोर पे एक स्टोर कीपर हर जोन को। आपके जोन में ये दो स्टोर क्यों आपने बनाए? अफसर मर्जी हमारा क्या है, जो अफसर कहना हमने कहना। जी बिल्कुल, इनका ये अब्दुल शकूर साहब हैं जी, रेगुलेशन के जो इंस्पेक्टर हैं। इनका कहना है कि अफसरान की मर्जी है, जहाँ चाहे ये बना दें स्टोर, लेकिन जो कानूनन एक जोन में 9 जोन है शहर के और 9 ही स्टोर होने चाहिए, हर जोन का एक स्टोर और एक ही स्टोर कीपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर खिलाफ ज़ाब्ता ये काम किया जा रहा है। यहाँ पर सामान जो यहाँ पे शादरा में ऑपरेशन किया जाता है इस स्टोर में लाया जाता है और यहाँ पे ये काम किया जा रहा है कि जो कि गैर कानूनी है। यहाँ पर ये सामान लाया जाता है और यहाँ पे जो इस मद में जो आमदन वसूल होती है, शहरी को जो जुर्माने किए जाते हैं, कहा यह जा रहा है कि वो भी सरकारी ख़जाने में नहीं जा रहे, क्योंकि ये स्टोर और इसकी हैसियत इंतहाई गैर कानूनी है। पुराना ये स्लाटर हाउस था जिसे अब इन्होंने अपना एक खुफिया स्टोर रूम बनाया है और हुकाम वाला इससे बिल्कुल बेखबर हैं। ठीक है अमीर खान, सिटी 42 ने खुफिया स्टोर का सुराग लगा लिया, बहुत शुक्रिया। इदारों में बाहमी राब्तों के फुकदान पर सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत पंजाब के मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से इजलास हुआ है। सीनियर वजीर ने इदारों में बाहमी राब्ते के फुकदान के पेश नज़र सरकारी महकमों की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान जुनूस से। जी इमरान। सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने लाहौर समेत सूबे भर में जारी तरक्याती कामों में ताख़ीर का नोटिस लिया। चूँकि सीनियर सूबाई वज़ीर को इस चीज़ का इंकशाफ हुआ था कि मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे हैं वो इदारों में बाहमी राब्ते के फुकदान के बायस डिले हो रहे हैं। इस पर सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने LDA PHA वासा सिटी गवर्नमेंट, कमिश्नर लाहौर, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के दिगर अफसरान का आले सतह इजलास ऐवान वज़ीर आला माल रोड पर बुलाया, जिसमें सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने तमाम महकमों को हिदायत जारी की हैं कि लाहौर समेत सूबे भर में जारी जो तरक्याती काम है उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। स्पेशली उन मनसूबों पर फोकस किया जाए जिनकी मालियत अरबों में है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में राब्तों के फुकदान पर सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने मुख्तलिफ महकमों पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दे दिए हैं कि जल्द अज जल्द इन मनसूबों को बाहमी हिकमत अमली के तहत जो है वो मुकम्मल किया जाए। स्पेशली महकमा बल्दियात के हवाले से सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने इज़हार ख्याल किया कि महकमा बल्दियात। ठीक है इमरान यूनुस साहब, शुक्रिया। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी 42। वेलकम बैक। आपको बताएं शहर में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग अथॉरिटीज़ के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन LWMC सालिया सईद की हिदायत पर LWMC की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी जा चुकी है, जिसमें शहर में मौजूद जो 70 गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा और इनको बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड करके इनसे माहाना रेवेन्यू जो है वो भी इकट्ठा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ शहर की मुतादिद मार्केट्स भी मौजूद हैं ऐसी जहाँ पर दुकानदार LWMC के अमले के साथ ताउन नहीं करते, तो इनके साथ भी ताउन के लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी जा चुकी हैं कि जो भी दुकानदार ताउन नहीं करता है LWMC के साथ तो इसकी कंप्लेंट जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स को जमा करवाई जाए, जो कि इस पर बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहर की मुख्तलिफ मार्केट जिसमें आजम क्लॉथ मार्केट, लिबर्टी मार्केट, शाह आलम मार्केट समेत मुतादिद मार्केट शामिल हैं। इनके दुकानदारों को माहाना LWMC को 50 रुपये अदा करना होंगे और जो दुकानदार इनको 50 रुपये अदा नहीं करेगा कूड़े की मद में, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं इनकी भी बाकायदा तौर पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। तो DC लाहौर सालिया सईद का ये कहना है कि शहर में 144। और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड का इम्तिहानी निजाम मजीद करने का फैसला किया गया है। हायर एजुकेशन इंटरमीडिएट पास करने वालों का
कैम्ब्रिज लेवल की तर्ज पर टेस्ट लेगा। टेस्ट बोर्ड में पहली 2500 पोजीशन पर आने वाले तलबा और तालबात से लिया जाएगा इम्तिहानी निजाम में तब्दीली के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इम्तिहान लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट से तलबा और तालबात की सलाहियतों को चेक किया जाएगा। 2500 तलबा का टेस्ट रवा साल से लिया जाएगा। टेस्ट तालीमी बोर्ड के तहत बोर्ड इम्तिहानात के बाद लिया जाएगा। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अभी खेल से जुड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। शहर में बारिशों के बाद खेलों की सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। मैचेस के हवाले से क्या शेड्यूल्स हैं बताएंगे हाफिज शहबाज। जी हाफिज शहबाज बताइए। बिल्कुल उस वक्त मौजूद हैं शाह फैसल क्रिकेट ग्राउंड पर और यहाँ पर 20वें नेशनल सीनियर वेटरन्स क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में आज मैच खेला जा रहा है बड़ा अहम, जिसमें आमिर केबल और लाहौर प्लाटर की टीमें आमने सामने हैं। आमिर केबल से कप्तान आमिर इलियास भट्ट ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इस वक्त उनके दोनों ओपनर्स जो हैं बड़ी उम्दा जो है बैटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर केबल से कप्तान भी हैं रूहे रवान भी और लाहौर के जो चंद एक बड़े मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं जो क्रिकेट के लिए इकदाम कर रहे हैं, उनमें से एक आमिर इलियास भट्ट। उनसे जानेंगे कि क्लब क्रिकेट के साथ साथ ये वेटरन क्रिकेट है ये कितनी अहमियत की हामिल है, क्योंकि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ अगर खेलते हैं अपने आप को फिट रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भट्ट साहब ये बताइएगा कि क्लब क्रिकेट में भी आप काम कर रहे हैं, वेटरन क्रिकेट में भी, तो वेटरन क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट है क्लब क्रिकेट के स्पोर्ट के लिए, और जो ये बड़े सीनियर क्रिकेटर्स अगर खेलते हैं तो कितना कुछ यहाँ से लर्न करके जाके अपने जो यंगस्टर्स उनको बताते हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो वेटरन की जो बात है ना, ये इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स जो है आमिर केबल में खेल रहे हैं और शुरू से 8-9 साल से ही फर्स्ट क्लास। ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।